नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के लिए आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, यानी आज पहला प्रैक्टिस सेट है साथियों, जिसके अंतर्गत हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर के 2 वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको यह अनुमान हो सकेगा, ये जानकारी हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और पहला प्रश्न है कि यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। साइंस का प्रश्न है साथियों। तो जो यूडोमीटर है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बरसात की मात्रा नापने हेतु किया जाता है। जो बारिश होती है तो उस बारिश की मात्रा को नापने के लिए यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं। साथियों, यूडोमीटर को रेन गेज के नाम से भी जानते हैं। तो रेन गेज जो शब्द है ये आप सभी जरूर सुने होंगे। तो रेन गेज को ही यूडोमीटर कहा जाता है। इससे क्या मापा जाता है? तो किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पे जो बारिश होती है तो उसी को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? तो जो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों, इसका प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दबाव के मापन में। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जो वायुमंडलीय दबाव है इसी के मापन में बैरोमीटर का प्रयोग होता है। और साथियों, जो हवा यानी वायु है इसकी गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो मात्रक से संबंधित प्रश्न साथियों। जो विद्युत शक्ति की इकाई है वो है वाट। ऑप्शन नंबर डी, वाट जो है यह विद्युत शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट है कि विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? पिछले प्रश्न में हमने विद्युत शक्ति के बारे में जाना और इस प्रश्न में विद्युत विभवांतर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। साथियों, जो विद्युत विभवांतर है इसकी इकाई होती है वोल्ट और कूलाम जो है यह आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी में है ओम। तो ये जो ओम है यह प्रतिरोध का मात्रक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो पूछा यह गया है साथियों कि वो कौन सी धातु है जिसमें कि विद्युत जो चालकता है वो सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत। रजत यानी चांदी साथियों, जिसे इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। तो ये जो चांदी धातु है, रजत है, इसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो सबसे उच्च विद्युत जो प्रवाहशील है धातु है इनमें सबसे उच्च कौन सा है? चांदी है। और दूसरे नंबर पर कौन सी धातु है? तो तांबा है। और तीसरे पर है सोना। तो ये क्रम से है साथियों, याद रखिएगा। जो शुद्ध चांदी होती है वो सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत चालक होती है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो है एम्पियर। विद्युत धारा किस में मापते हैं साथियों? एम्पियर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कूलाम दिया गया है। तो यह किसका मात्रक है? यह विद्युत आवेश का है। बी में दिया गया है वोल्ट साथियों। तो वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का मात्रक है। और वाट जो है वो शक्ति का है। सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि ओम मात्रक है, किसका मात्रक है साथियों? तो जो ओम है यह प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साथियों, अति सूक्ष्म यानी कि अत्यधिक छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं जो कि हम जिन्हें साधारण आंखों से नहीं देख सकते, तो उन्हें देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोस्कोप। किसका प्रयोग? तो माइक्रोस्कोप जो है इसी का प्रयोग करते हैं अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है साथियों? तो जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है। इससे दूरी मापी जाती है साथियों। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है? कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? तो आप बताएंगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में यानी कि एक साल में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष है। तो जो प्रकाश है वो एक साल में जितनी दूरी तय करती है साथियों उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दो प्रकार की राशियां हैं, अदिश और सदिश। हमें इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी राशि है जो कि अदिश राशि है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब। जो दिए गए विकल्पों में दाब जो है यह अदिश राशि है। और अदिश राशि कहते किसे हैं? तो वो वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा और समय। तो इस प्रकार से ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है साथियों? क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है। और ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जूल है, याद रखिएगा। जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न कि आवृत्ति को नापा जाता है, तो आवृत्ति को किसमें मापते हैं साथियों? तो हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। तो आवृत्ति है क्या साथियों? कि बार बार दोहराई जाने वाली घटना है। इकाई समय में जितनी बार घटित होती है तो उस घटना को आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो जो आर्द्रता है यह हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के यंत्र को आर्द्रता मापी अथवा हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो याद रखिए साथियों, हाइग्रो जो शब्द है ये आर्द्रता से संबंधित है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर जो है साथियों यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे की वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो जो बारिश की बूंदें होती है आप सभी देखे होंगे कि वो गोलाकार होती है। तो इसका कारण क्या है साथियों? कारण है पृष्ठ तनाव। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा कि वर्षा की बूंद की गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अगर हो जाए तो यह क्या इंगित करती है? मतलब ये किसका संकेत देती है? तो जब बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाए साथियों, यह संकेत होता है अत्यंत शुष्क मौसम का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे की चलती बस में जब चालक यानी ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो क्या होता है कि जो उसमें बस में बैठे हुए यात्री हैं वे आगे उनको धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है। तो यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है साथियों? तो न्यूटन की गति का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर सी। चलती बस में जब ड्राइवर द्वारा अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। तो इसे न्यूटन की गति के पहले नियम से समझा जा सकता है। नियम क्या है साथियों? कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रुकी है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था को बदला न जाए साथियों। नेक्स्ट है कि पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? आप सभी देखे होंगे कि कभी कभी जब आप फ्रिज से ही बर्फ को निकाल लीजिए तो जब बर्फ आधा गलता है या तो पानी में बर्फ को जब रखेंगे तो बर्फ का टुकड़ा तो तैर रहा है, लेकिन पूछा गया जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाएगी तो कैसा परिवर्तन उसमें होगा साथियों? क्या होगा? तो पानी का स्तर जो है वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पानी वाले बीकर में जब बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी तरह से बर्फ पिघलेगी तो पानी का सतह वही रहेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बर्फ के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का जो आयतन है वो संपूर्ण बर्फ के टुकड़े के आयतन के बराबर होता है। यही कारण है साथियों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे साथियों। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जितने भी प्रश्न और जिस प्रकार से पूछे जाते हैं सभी आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे। इसके साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।